मित्रों, ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के विषय में समझेंगे कि किस प्रकार से जो वर्तमान में हमें महाद्वीप दिखते हैं वो किसी एक ही टुकड़े के हिस्से हैं। इसके विषय में बहुत ही मत रहे हैं, बहुत ही विद्वान रहे हैं, उनके बीच आपसी मत रहे हैं कि किस प्रकार से टूटे, का किन किन ऐसे बलों का प्रभाव रहा जिसकी वजह से ये टूटे। तो इन बातों को लेकर के उन्हें माथापच्ची रही है। हालांकि इस पे लास्ट में निरंतर जब इस पे शोध होते रहे तो एक समय में इस पे जब 1915 में एक थ्योरी इसमें आई थी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो अल्फ्रेड जो वेगनर थे उन्होंने दी थी। तो उन्होंने इसकी जब पुष्टि दी तो तब प्रमाण उन्होंने काफी दिए, लेकिन उनकी भी उससे जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, राइट, तो उस पे भी उनकी आलोचना हुई। लेकिन इससे पहले कई सारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अलग अलग पुष्टियां की हैं, अलग अलग अपने मत दिए हैं, लेकिन किसी ने प्रमाण नहीं दे पाया। वो किसी ने अधूरे जानकारी दी है तो उसका पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं, जानकारी नहीं थी। और ऐसी कोई मशीनरी या कोई ऐसी तकनीक भी नहीं थी कि उस पर विचार किया जा सके। लेकिन निरंतर प्रयास और निरंतर अध्ययन के बाद अल्फ्रेड वेगनर ने जब इसकी पूर्ण जानकारी दी, राइट, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये टुकड़े एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो हम उसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय सिद्धांत का अर्थ ये है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी कि जो महाद्वीप है वो किस प्रकार से विस्थापित हुए हैं, यानी कि एक टुकड़े से वो किस प्रकार से अलग हुए हैं, इसके विषय में अलग अलग चर्चाएं रही हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इसके बारे में कैसे जानकारी हो। जैसा कि आप जानते हो कि जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई, तो जैसे कि आप जानते हो जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक हिस्सा है। और सूर्य के ही जब निरंतर जो न्यारका थी उसके जब एक वो जब वो ठंडा थी तो ठंडे होकर जब वो सिकुड़ी तो गर्म है, तो फिर वो तेज डिस्क की तरह घूमी, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो ग्रह थे, उपग्रह थे, उन्हीं में का सूर्य का ही हिस्सा है वो। तो इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि वो एक सूर्य की एक हिस्सा है। तो वो भी कभी ना कभी गर्म रही होगी, तो जब वो गर्म रही तो इसके बाद वो निरंतर ठंडी हुई, तो फिर ठंडे होने में पृथ्वी को लगभग 60 करोड़ वर्ष लगे। ठीक, ये हम अपनी तरफ से नहीं बताते हैं, जो जानकारी उपलब्ध है उस हिसाब से बता रहे हैं। तो पृथ्वी को भी 60 करोड़ लगे ठंडा होने में, गर्म से ठंडे। तो पृथ्वी एक प्रकार से क्या है, ठोस है, उसमें बहुत सारे गैसें हैं या उसमें आप धातु हैं, खनिज हैं जो देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं, राइट। तो अब बात हम ये करते हैं कि ये जो वर्तमान में टुकड़े हमको दिख रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी है, राइट, और ये पृथ्वी है, पृथ्वी की आप देखते हो कि एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, इधर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं, राइट, ये पूरा एक एशिया टुकड़ा है। ओके, ये आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो वर्तमान में टुकड़े आपको नजर आते हैं, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट। तो ये जो महाद्वीप है, तो ये अलग अलग महाद्वीप है। इन महाद्वीप को किस प्रकार से ये विभाजित हुए हैं, क्या ये ऐसे ही थे, क्या ये किसी एक पार्ट के हिस्सा थे। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये वाला जो हिस्सा आप देखते हो, जैसे ये है अफ्रीका वाला, यहाँ पे अफ्रीका है, तो यहाँ पे अफ्रीका वाला जब आप हिस्सा देखते हो, ठीक, अफ्रीका वाला जब आप हिस्सा देखते हो तो ये हिस्सा इससे जुड़ता है, राइट, ये हिस्सा इससे जुड़ता है। और ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो जो यहाँ पे कनाडा से ऊपर लगा लगा न्यूफाउंडलैंड से लगा क्षेत्र है, ये देखोगे तो नॉर्वे वाले क्षेत्र से जुड़ता है। तो आपको इससे ये जानकारी मिलती है कि ये कहीं ना कहीं एक ही क्षेत्र विशेष के हिस्सा थे, यानी कि एक ही टुकड़े के हिस्सा थे, ऐसा कोई टुकड़ा होगा। और ये निरंतर इस पे जब किसी प्रयास किए गए या कोई ऐसे फोर्स लगे होंगे जिसकी वजह से ये विभाजित हो गया और कई अलग अलग टुकड़ों में निरंतर विभाजित होता रहा। और इसकी एक अवधि रही है कि एक समय में नहीं हुआ है, निरंतर बहुत सारे समय में हुआ है, जिसमें हम अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी पे जब निरंतर शोध हुए, कार्य हुए, तो अलग अलग मत दिए गए, जिसमें से एक सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो थे फ्रांसिस ब्रेकन,
जो फ्रांसिस बेकन थे उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी है। 1580 में सबसे पहले जानकारी फ्रांसिस बेकन ने दी। इन्होंने कहा कि जो ये आपको अलग अलग टुकड़े दिखते हैं, जो महाद्वीपीय विस्थापन के टुकड़े अलग अलग दिखते हैं, ये एक ही किसी विशाल क्षेत्र के हैं। यानी कि जो अलग अलग पार्ट में आपको ये टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, महाद्वीप पढ़ाई पड़ते हैं, ये किसी एक ही क्षेत्र के थे, यानी कि एक ही किसी क्षेत्र खंड के माने जाते हैं। तो उन्होंने ऐसी बात कही, लेकिन इसके आगे इन्होंने कोई पुष्टि नहीं दे पाई। अलग अलग हैं, किसी एक ही मतलब एक ही पार्ट के किसी के हिस्से हैं, ये जानकारी इन्होंने दी, लेकिन इससे आगे इन्होंने कोई जानकारी नहीं दे पाई प्रॉपर। लेकिन इसके बाद और भी जब वैज्ञानिक आए और भी मत आए तो उन्होंने अपनी अपनी जानकारी दी, जिसमें से एक है अब्राहम आर्टिलियस। तो अब्राहम आर्टिलियस ने भी जानकारी दी। तो अब्राहम आर्टिलियस, जो अब्राहम आर्टिलियस हैं, उन्होंने एक जानकारी दी। इन्होंने कहा जो जो एक मतलब ये टुकड़े दिख रहे हैं अलग अलग, ये भी एक किसी क्षेत्र के हिस्सा है। इन्होंने भी यही बात कही कि जो टुकड़े आज वर्तमान में दिख रहे हैं, हमारे अलग अलग महाद्वीप हैं, जिसमें यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका महाद्वीप है, उधर आप ले लो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, राइट, और नीचे आप देखोगे अंटार्कटिका है। ये जो महाद्वीप दिख रहे हैं, ये महाद्वीप किसी एक ही पार्ट के हिस्सा है। इन्होंने भी ये बात बोली, लेकिन ये कैसे टूटे ये भी नहीं बता पाए, राइट। 19वीं सदी में निरंतर जब जानकारी मिलती रही, ये तो लगभग 16वीं सदी की बात है, ये 16वीं सदी की बात है। ठीक, इसके बाद 300-400 साल बाद कोई जानकारी इससे नहीं मिलती है। फिर 19वीं सदी में एक विद्वान आते हैं, एंटोनियो पेलिग्रिनी। एंटोनियो पेलिग्रिनी ये एक विद्वान थे, इन्होंने जानकारी इस पे जुटाई। तो इन्होंने भी जानकारी कुछ दी, यही जानकारी दी कि ये प्रॉपर एक ही पार्ट के हिस्सा हैं, एक ही क्षेत्र के हैं, लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, किधर प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार से ये अलग हो गए हैं, इन्होंने भी पुष्टि नहीं कर पाई। तब बाद में अल्फ्रेड ब्रैगनर जो एक विद्वान थे, राइट, इसके बाद एक और आते हैं, टेलर नाम के और आते हैं। तो टेलर थे तो 1910 में इन्होंने भी जानकारी दी, इनका भी लिख लो। 1910 में इन्होंने क्या जानकारी दी, इन्होंने बताया कि जो आज खंड दिखते हैं, जो महाद्वीप के खंड दिखते हैं, ये ज्वारीय बल से टूटे हैं। ज्वारीय बल से टूटे हैं। एक्चुअली ज्वारीय बल अभी हम आगे डिटेल से क्लियर कर देंगे। ज्वारीय बल से टूटे हैं, लेकिन उन्हें ये भी क्लियर नहीं कर पाए कि ज्वारीय बल कैसे लगता है, कैसे इसका मतलब किन चीजों से लगता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ज्वारीय बल के बारे में इन्होंने बताया। ज्वारीय बल तो जैसा आप जानते हो कि जो बल सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगता है, राइट, तो उसे बोलते हैं ज्वारीय बल। वो एक्चुअली में पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के अकॉर्डिंग लगता है और पृथ्वी के विपरीत लगता है। आगे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ऐसे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दी, लेकिन पुष्टि जो की है 1912 में इन्होंने की है अल्फ्रेड वेगनर ने। जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने कहा कि जो वर्तमान में ये टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, राइट, ये टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, ये एक ही खंड के टुकड़े हैं, एक ही खंड के टुकड़े हैं, जिससे इनका नाम इन्होंने दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। एक मिनट रुको। जब इन्होंने निरंतर जब शोध होती गई, तो शोध होने के बाद जब अल्फ्रेड वेगनर आए, तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में यानी 1912 में इसके बारे में पुष्टि की। इन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हमारे महाद्वीप दिखते हैं, ये किसी एक ही पार्ट के हिस्सा हैं, जिनका नाम इन्होंने पेंजिया दिया। यानी कि जो पेंजिया इन्होंने नाम दिया, ये एक्चुअली क्या है, एक महाद्वीपी खंड है। यानी कि ये एक विशाल महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में जो अलग अलग मतलब जो टुकड़े हुए हैं, ये इसी क्षेत्र से हुए हैं, जिसकी वजह से जो वर्तमान में
उनको देखते हैं अलग अलग, ये इनका इनका जो प्रभावित हुए हैं वो अलग अलग इसी क्षेत्र से विशेष से हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो जो अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं, जो अलग अलग टुकड़े दिखते हैं, ये टुकड़े किसी एक ही क्षेत्र के थे। जैसे जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, पेंजिया दिया। यानी कि जो ऐसे टुकड़े हैं, हम आपको फिर से बता दें, जो महाद्वीप के ये टुकड़े हैं, राइट, ये किसी एक ही हिस्से में थे, एक ही हिस्से में थे, ठीक, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, पेंजिया दिया। और इसके चारों तरफ जो समुद्र दिखता है, इसके चारों तरफ जो समुद्र दिखता है, उसका नाम इन्होंने क्या दिया, पैंथालिया, राइट। तो यहाँ आप समझ लो, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, ये अनियमित आकार का है, ये अनियमित आकार का है, गोला पूल गोल नहीं है, ये अनियमित आकार का है और इसका नाम इन्होंने क्या दिया, पेंजिया। पेंजिया इन्होंने नाम दिया। और यही पेंजिया क्या है, इस पे आसपास जो पैंथालिया है और एक बड़ा सा जो सागर है, एक बड़ा सा एक सागर उन्होंने बताया, तो ये सागर का नाम उन्होंने रखा पैंथालिया, इसका नाम उन्होंने रखा पैंथालिया। ओके, तो ये जो पैंथालिया है, ये एक बड़ी जल राशि है, एक बड़ी जल राशि है, जिस पर ये जो पेंजिया है, ये क्या कर रहा है, तैर रहा है, ये पेंजिया तैर रहा है। और ये क्या है, इस पे तैर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, इसके आंतरिक क्षेत्र में निरंतर संवहन का क्षेत्र देखने को मिलता है। ओके, तो इन्होंने ये पुष्टि की कि ये क्या है, इस पे तैर रहा है और ये तैर रहा है, ये क्या है, एक धरातली हिस्सा है, धरातली क्षेत्र है और ये अनियमित आकार का है। और इसके आसपास जो देख रहा है, ये जल राशि है, जो जिसे पैंथालिया उन्होंने नाम दिया। एक्चुअली में जो पैंथालिया है, ये बड़ी जल राशि का ही नाम दिया, जबकि पेंजिया है वो एक बड़ा टुकड़ा है, क्या, एक एक धरातलीय टुकड़ा है। और जो धरातलीय टुकड़ा है, ये बहुत बड़ा है और इसका जो नाम उन्होंने दिया, पेंजिया दिया। ये पेंजिया अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने जो पुष्टि की थी 1912 में जब की थी, तो 1912 में इन्होंने जर्मन भाषा में की। तो जर्मन भाषा में जब इन्होंने की, तो ये चीज वहां के जर्मन के लोग समझ पाए, लेकिन और अगर जहाँ लैंग्वेज मतलब जर्मन जहाँ अंग्रेजी जर्मन भाषा नहीं है, तो वहां के लोग नहीं समझ पाए। तो 1915 में एक इन्होंने पुस्तक लिखी गई, इसकी मतलब इन्होंने जो जानकारी दी थी, उस जानकारी की इंग्लिश में पुस्तक आई। वो पुस्तक जो थी, ठीक है, वो पुस्तक थी अंग्रेजी में द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी कि द कॉन्टिनेंट, जो पुस्तक थी द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ये जो पुस्तक है, ये एक्चुअली में जो अल्फ्रेड वेगनर है उनके द्वारा अंग्रेजी में ये दी गई, क्योंकि उनकी भाषा जर्मन थी। तो जर्मन भाषा में एक्चुअली में ये उन्होंने जो सिद्धांत अपना वर्णित किया था, सिद्धांत बताया था, उस सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपनी जर्मन भाषा में बताया। तो उस बारे में जानकारी पता नहीं चलती है जर्मन भाषा के अदर जो विद्वान है, लेकिन जो 1915 में फिर इसी जानकारी को एक इंग्लिश भाषा में परिवर्तित किया गया, तो उनका पुस्तक का नाम रखा द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इन्होंने इस विचारों को अपना रखा और कैसे ये जानकारी उपलब्ध कराई। अब बात ये आती है, जो पेंजिया शब्द है, अगर पेंजिया शब्द की बात की जाए, तो ये भी दो शब्दों से, पहले ये शब्द क्या था, पेंगिया, ये शब्द पहले पेंगिया था। तो पेंगिया का यहाँ आप अगर मतलब देंगे, तो यूनानी भाषा में इसको पेंगिया बोलते हैं, इसमें यूनानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, पेंगिया। और पेंगिया जब बोलते हैं, तो इसका एक्चुअली में जो नाम था वो था विशाल पृथ्वी। पेंगिया का नाम क्या था, विशाल पृथ्वी, राइट, ये विशाल पृथ्वी नाम दिया। लेकिन धीरे धीरे इसके पेंगिया पेंगिया, फिर इसे धीरे धीरे जो गिया है, फिर इसको जिया बोलने लगे, राइट, इसकी जिया बोलने लगे, तो इसलिए ये बन गया पेंजिया। तो पेंगिया से पेंजिया कैसे बना, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक्चुअली में इसकी एक अपनी एक अलग ही जानकारी उपलब्ध होती है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये जो महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप किसी एक विशाल क्षेत्र के एक हिस्सा थे, और जिससे इस पे निरंतर
कौन से फोर्स हुए, क्या हुए, अब इसके बारे में इन्होंने आगे जानकारी देते हैं। इन्होंने बताया कि जो पेंजिया है वो एक्चुअली में पैंथालिया के ऊपर तैर रहा है, और इस पे क्या है कि जब ये टूटा है तो इसके टूटने के इन्होंने कारण बताए कि जो तैर रहा है तो ये जब अलग अलग भागों में कैसे विभाजित हुआ, तो इसके इन्होंने पुष्टि की। तो हम पुष्टि के बारे में पहले समझते हैं, इन्होंने क्या पुष्टि की, क्या जानकारी दी। इन्होंने जानकारी दी कि जो पेंजिया है उसके टूटने के कारण बताए उन्होंने, पेंजिया टूटने के कारण। पेंजिया के टूटने के कारण उन्होंने बताए, पहला कारण उन्होंने बताया कि पहला कारण है पृथ्वी का घूर्णन। जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी के साथ साथ ये आगे की ओर भी चलती है। तो इस प्रकार समझ सकते हो कि पृथ्वी का जो घूर्णन है, इस घूर्णन के कारण इस पे फोर्स लगते हैं। इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो लगता है उसका नाम आपने उन्होंने दिया था, जो बीच एक भूमध्य रेखा का आपने देखा, वो बताया था मैंने, कोरियोलिसिस बल, राइट, वो लगता है। अभी हम क्लियर कर देंगे, लेकिन जो पृथ्वी का घूर्णन है इसकी वजह से क्या ही पेंजिया टूटा, क्योंकि पृथ्वी का जैसे घूर्णन होगा तो आप जैसे कि जानते हो कि जब कोई चीज घूमती है, राइट, कोई चीज घूमती है तो इससे लगी हुई जो वस्तुएं हैं या कोई भी पदार्थ है वो दूर की ओर फेंकता है। जैसे मान लो मैंने आपको न्यारका बताए थे, न्यारका सिद्धांत बताया था। तो जब न्यारका में कोई चीज, जैसे न्यारका जब घूमती है तो न्यारका जब घूमी तो वो तारा बनी, तो उससे लगे लगे जितने भी पदार्थ थे वो क्या हो गए, इस प्रकार से आसपास बिखर गए थे। ओके, आप समझ सकते हो। तो इसी प्रकार से ये जो पृथ्वी है जब ये घूमती है तो इसकी घूर्णन के कारण ही इस पे क्या लगते हैं, बल लगता है, और वो बल लगता है बाहर की ओर, वो बल बाहर की ओर लगता है, राइट, जिसे बोलते हैं कि अपकेंद्रीय बल। लेकिन इन्होंने अपकेंद्रीय बल नहीं बताया, राइट, इन्होंने अपकेंद्रीय बल नहीं बताया, क्योंकि अंदर की ओर जो लगता है वो लगता है अपकेंद्रीय बल, जबकि बाहर की ओर बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल लगता है। और इन्होंने अपकेंद्रीय बल के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जो बाहर की ओर बल लग रहा है वो लग रहा है उत्प्लावल बल। जो उत्प्लावल बल है वो एक्चुअली में आप जानते हो कि वो कहाँ पे लगता है, वो जहाँ मतलब कोई वस्तु तैरती है तो जल के द्वारा ऊपर से लगाया हुआ जो बल होता है वो उत्प्लावल बल लगता है। लेकिन इन्होंने उत्प्लावल बल उस टाइम नहीं, उन्होंने उत्प्लावल बल को जब उन्होंने इस प्रकार से दिया, क्योंकि वो चीज जो है ना कि वो तैर रहा है, जैसे कोई वस्तु तैर रही है, राइट, अगर वो तैर रही है तो उससे नीचे वाला जो लगने वाला ऊपर का भार बल होता है, ऊपर का भार बल होता है W बराबर जैसे mg, ठीक, ऊपर का भार बल होता है। लेकिन नीचे से एक बल और लगता है उत्प्लावक बल, तो ये बल के बारे में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन में उन्होंने इस चीज को शामिल कर लिया, लेकिन ये पृथ्वी के घूर्णन में इसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन में एक बल लगता है बाहर की ओर, राइट, एक बल लगता है केंद्र की ओर। तो पृथ्वी की बाहरी सतह से जो जो पदार्थ है या जो वस्तुएं हैं उसमें बाहर की ओर बल लगेगा, तो वो अपकेंद्रीय बल है, और केंद्र की ओर लगेगा, राइट। जैसे कोई चीज है, ठीक, अगर ये घूम रही है, ये घूम रही है, आप घूम रही है, तो एक तो यहाँ से लगेगा केंद्र की ओर और इस चीज से लगेगा बाहर की ओर, तो केंद्र की ओर वाला ये अपकेंद्रीय है, ये अपकेंद्रीय बल है। तो इन्होंने इस बल को इन्होंने उत्प्लावक बल बोल दिया एक्चुअली में। लेकिन लेकिन उन्होंने इस बल को उत्प्लावक बल बोला, लेकिन ये बल जो है वो एक्चुअली में जल पे लगता है, ठीक, नीचे से लगता है और ऊपर वस्तु पे लगता है, वस्तु के नीचे सतह होती है उस पे लगने वाला बल होता है जो भार पे लगता है। तो इस प्रकार समझते हो कि इन्होंने जो बताई, जो पुष्टि की, इन्होंने पृथ्वी घूर्णन से इन्होंने अपकेंद्रीय बल की जगह उत्प्लावक बल बोला, लेकिन एक्चुअली उत्प्लावक बल जो है वो लगता है जो वस्तु तैरती है उस पे लगता है। तो बात अब यहाँ आई कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो एक्चुअली पश्चिम से पूर्व की ओर है। एक तो पुष्टि इन्होंने ये दी कि कौन सा बल लगते हैं, ओके, ठीक है। तो अब दूसरा बल आप देख सकते हो, दूसरा बल की बात इन्होंने क्या कही,
पहला बल तो आप जानते हो पृथ्वी का घूर्णन है, इसकी वजह से बल लगता है, उत्प्लावक बल बताया है इन्होंने, राइट। दूसरा बल लगता है गुरुत्वीय बल। दूसरे बल की बात कहें तो इस पे लगता है गुरुत्वीय बल। जो गुरुत्वीय बल है वो आप देखोगे कि इसका जो मान है, इसका जो मान है यानी कि गुरुत्वीय बल जी, इसका जो मान है वो आप अगर देखते हैं तो ध्रुव की ओर इसका मान बढ़ता जाता है। ध्रुव की ओर इसका मान बढ़ता जाता है और भूमध्य रेखा पे इसको मान 0 हो जाता है, राइट। और फिर ये मान ध्रुवों की ओर फिर बढ़ने लगता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इसका बल लगता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये बल क्या है, काफी प्रभावशील होता है। और ठीक है, और जैसे ही आप भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो इसका मान कम होता चला जाता है, यानी कि ऊंचाई पर इसका बल ज्यादा लगता है। आप ये बोल सकते हो कि ऊंचाई के आधार पर जो गुरुत्वीय बल होता है वो ज्यादा लगता है, जबकि आप नीचे जब आप जाएंगे तो नीचे की ओर इसका बल कम लगता है। तो ये भी बल है, एक समान नहीं होता है, हर जगह इसकी भी अलग अलग गुरुत्वीय प्रभाव देखने को मिलता है। गुरुत्वीय बल एक प्रकार का देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाला एक बल होता है, ठीक है। जो देखा जाए तो कहीं न कहीं ये वस्तुओं पे लगता है, और वस्तु हुए, कोई पदार्थ हुआ, किसी पे भी, ये सभी पे लगता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो चीज, वस्तु जो है वो कहाँ क्षेत्र विशेष पर है। अगर वो चीज ऊंचाई पर है तो ऊंचाई के आधार पर बल इसका थोड़ा मान ज्यादा हो जाता है, और जब नीचे है तो इसका मान कम हो जाता है। ठीक, तो वैसे तो इसका मान नॉर्मली 9.8 होता है, ठीक। अब जैसे ऊपर जाओगे तो ये मान बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो ये कम होगा, औसतन तो इतना ही होता है। तो ये अलग अलग वस्तु को हिसाब से क्षेत्रफल के आधार पर वहां की दिशा या वहां का किस प्रकार का मतलब ऊंचाई या नीचे के आधार पर ये परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। तो बात अब यही आई कि जो पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी के आप देखते हो कि एक ये क्या है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है, जबकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री क्या है, पश्चिम की ओर झुकी हुई है। और जैसे ये झुकी हुई है पश्चिम की ओर इस प्रकार से, तो जिससे क्या है कि इसका जो बल है, ठीक, इसका जो बल है वो एक्चुअली में उत्तर की ओर ज्यादा देखने को मिलता है, उत्तरी ओर ज्यादा देखने को मिलता है। इस रीजन ये है कि जैसे ये झुकती है, ठीक, हम झुका नहीं रहे हैं, एक्चुअली में ये झुकती है। तो यहाँ से यहाँ पर आप देखोगे, और यहाँ की अगर पुष्टि की जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से देख सकते हो कि जब ये झुक जाती है इस प्रकार से, तो इसका जो भार है थोड़ा, इसका जो भार है वो थोड़ा नीचे की ओर हो जाता है। जैसे नीचे की ओर होता है तो इस पे जो लगने वाला गुरुत्वीय बल है वो इसके विपरीत ऊपर की ओर ज्यादा लगने लगता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस पे ज्यादा बल आ जाता है, क्योंकि कोई चीज होती है तो इस पे ज्यादा बल आएगा ना, जैसे कोई झुकती है तो इस पे ज्यादा बल आएगा, राइट। वैसे तो अंतरिक्ष में है, वो अंतरिक्ष में है, घूम रही है, लेकिन झुक रही है ना, तो झुकने की वजह से इसका जो बल है वो भी हवा में ही होता है, तो इसका भी प्रभाव एक्चुअली में इसके विपरीत देखने को मिल जाता है, ये ऊपर की ओर गमन करता है। तो इस वजह से इसका मान उत्तरी ध्रुव पे देखने को अधिक मिल जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे भी इसका मान होता है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इसका प्रभाव जो है एक प्रकार से हमारी पृथ्वी पे पड़ता है, और इन पृथ्वी पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पेंजिया पे अवश्य पड़ा होगा। तो यही कारण है कि जो पृथ्वी के घूर्णन कारण ये जो बल होते हैं ध्रुवी की ओर ज्यादा लगते हैं, ध्रुवीय की ओर, क्योंकि कोई चीज अगर घूम रही है और घूमने के साथ साथ आगे भी चल रही है, इस प्रकार से आगे भी चल रही है, घूम भी रही है, तो इस पे जो गुरुत्वीय बल है वो एक्चुअली में उसकी आगे की दिशा की ओर लगेगा, आगे की लगेगा ना। एक तो कारण ये है कि आगे की ओर लगेगा, तो ये यहाँ पे जब आगे को लगेगा तो आगे की ओर उत्तर की ओर लगेगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं इस पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेंजिया पे प्रभाव पड़ा होगा। उन्होंने एक पुष्टि ये की। अब हम बात ये करते हैं कि इस पे इन्होंने और भी बल बताए हैं। वैसे तो इन दो बल को उन्होंने एक नाम दिया, एक गुरुत्वीय बल और उत्प्लावक बल, जिसे उन्होंने नाम दिया है ध्रुवीय पोलिंग फोइल। इन्होंने नाम दिया है ध्रुवीय, पोलिंग,
ऑयल। इन दो बलों का नाम उन्होंने दिया है और ये जो बल हैं इनका बल पे इनकी बल के प्रभाव की वजह से ही पेंजिया पे अवश्य प्रभाव पड़ा है और ये पेंजिया अपने खंड से विभाजित हुआ है। राइट, तो ये चीजें आप देख सकते हो और भी इन्होंने पुष्टि की है, जैसे कि एक बल और बताया इन्होंने, जैसे ज्वारीय बल है। तीसरा बल ज्वारीय बल, जो ज्वारीय बल है एक्चुअली में आपने नाम सुना होगा ज्वार और भाटा। तो जो ज्वार भाटा होते हैं ये सूर्य और चंद्रमा का जब आकर्षण बल लगता है तो इसकी वजह से ज्वार उठते हैं और जब पानी एक्चुअली गिरता है तो वो भाटा बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे कि ये कोई एक समुद्र है, राइट, ये समुद्र है और इस समुद्र पे क्या है, सूर्य का बल और चंद्रमा का बल इस पे लगता है। तो सूर्य जो है और चंद्रमा जो है वो एक्चुअली में जानते हो कि उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इनके जो बल हैं इनके जो बल हैं उसमें भी कमी और मतलब अधिकता देखने को मिल जाती है। वो कैसे आप थोड़ा समझते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि ये जैसे सूर्य है, राइट, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो ये पृथ्वी है, अगर इस पे बल लगेगा, ठीक, और इस पे समुद्र भी है, इस पर अगर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बल लगता है और इसका भी लगता है तो इसका जो बल है इसकी तुलना में कम, इसका जो बल इसकी तुलना में कम है, क्योंकि इस ये 3,84,000 किलोमीटर दूर है जबकि ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इसका बल जो है वो कम लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि इसका ज्यादा लगेगा। तो इसकी वजह से देखोगे आप, इसकी जो वजह से यहाँ पर जो जल है, यहाँ पे जो जल है, ये जो जल है क्या करता है, उठता है। ठीक, जैसे ही पृथ्वी घूमती है और जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जब से घूमती है और आगे चलती है तो ये जो बल है, क्योंकि चंद्रमा भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, तो इनके जो बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत लग जाते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत। ओके, और पृथ्वी के घूर्णन के जैसे ही विपरीत लगते हैं तो इस पे लगने वाला जो बल है, पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है, उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं वो टूटते हैं और उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं। तो यही कारण है कि जैसे पृथ्वी ये घूमती है, ये घूमती है, ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, राइट, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ये जो हिस्से हैं ये भी चक्कर लगाते हैं और ये भी इस प्रकार से चक्कर लगा रहे, ये भी चक्कर लगा रहे। तो ऐसे जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनकी दिशा में होता है परिवर्तन, और जैसी दिशा में परिवर्तन होता है तो इस पे लगने वाले जो बल होते हैं वो विपरीत हो जाते हैं, और जैसे ही विपरीत होते हैं तो इस पे कोई भी हिस्सा हो, इस पे कोई भी हिस्सा हो वो निश्चित तौर पर इस पे प्रभाव पड़ता है, राइट। अब बात ये आती है कि इसका भी तो बल लगता है, तो इसका भी निश्चित तौर पे इस पे बल लगेगा, क्योंकि अगर बल है, पृथ्वी खींचती है इसको, तो अगर ये जल इसका भी ज्वारी बल है तो इसका भी तो लगता है। तो ये याद रखें कि इस पे जो बल लगता है वो भी इसके विपरीत ही लगता है, इस पे भी बल लगता है वो इसके विपरीत लगता है और इसका बल इसके विपरीत लगता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगते हैं। और सूर्य जो है, सूर्य का जो बल है वो इतना कम होता है क्योंकि ये पास में है और ये दूर है, तो इसकी वजह से ये ज्वारी जो बल है वो पृथ्वी पे देखने को मिलता है। और ये ज्वारी बल एक्चुअली में क्या है, देखा हो आपने, जो जल उठता है, जैसे आपने देखा हो कि जल जो होता है समुद्र का, वो आपने देखा हो जैसे इस प्रकार से उठता है, इस प्रकार से आपने जो जल की जो आपने महासागर जल धाराएं देखी हो वो कहीं कभी कभी भी उठती हैं। वैसे तो बहुत सबसे ज्यादा तो देखा जाए तो आ, अमेरिका में मैक्सो खाड़ी में भी उठती हैं ये, राइट, तो उधर क्षेत्र में ज्यादा ये सबसे ज्यादा उठते हैं। तो ये ज्वारीय बल है, तो ज्वारीय बल की प्रभाव कारण ये जल है, इसकी जो सतह है, सतह से ये उठ जाता है, जिसकी वजह से जल की जो राशियां होती हैं वो गमन करने लगती हैं एक दिशा से दूसरी को, तो ज्वारीय बल भी प्रभाव डालता है। तो जिसकी वजह से ज्वारीय बल जैसे प्रभाव डालता है तो इसमें उपस्थित कोई भी खंड होगा तो क्या वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ सकता है। इन्होंने पुष्टि किया उस हिसाब से बता रहे हैं, हमारा कोई इसमें अपना मेंशन नहीं है, बस जो उन्होंने बताया उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं बेसिकली आप समझ सकते हो। जबकि भाटा जो होता है वो इसके विपरीत होता है। ज्वारी में जल उठता है, राइट, और भाटा में जल नीचे गिरता है। तो ज्वारी ज्वारी जो होता है वो उठता है और भाटा में नीचे गिरता है। तो ज्वार भाटा यही एक्चुअली में होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव के कारण पड़ते हैं। तो ये कुछ बलों की इन्होंने पुष्टि की और इन्होंने बताया कि ये किस प्रकार से ये पश्चिम से पूर्व की पृथ्वी जब घूमती है तो ये इसके विपरीत लगते हैं, जिससे पेंजिया पे जो लगता है इसका बल वो पश्चिम की दिशा में लगता है, राइट। जब ये जैसे कि ये पेंजिया है, तो पेंजिया पे इसका बल है वो पश्चिम दिशा से लगता है, और जैसे पश्चिम दिशा से लगता है तो ये जो है ना 16 सेंटीमीटर पर ईयर उत्तर की ओर गमन कर रहे हैं। जितने भी महाद्वीप हैं ये निरंतर 16 सेंटीमीटर प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष ये उत्तर की ओर, मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर ये प्रभावित करते जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे घूमती है तो इसके लगने वाले बल इसके विपरीत लग जाते हैं। जैसे ही पश्चिम से पूर्व घूमती है, जैसे, राइट, तो इसके जो लगने वाले बल है तो ये इसके विपरीत लगते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही कारण है कि इनकी वजह से ये कुछ बल हैं और इन वजहों की वजह से ये पेंजिया को टूट गया। इन्होंने पुष्टि की वैगनर सिद्धांत, वैगनर जो महाराज जी थे इन्होंने ये बात बोली। अब बात हम ये करते हैं कि ये पेंजिया टूटा तो टूटा कब था। टूटने के कारण तो मैंने बता दिए कि कौन कौन से बल लगते हैं। और आपने देखा हो कि जब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर तो इस पे एक बल जो लगता है वो लगता है कोरियोलिसिस बल। वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नाम से ही दिया कोरियोलिसिस बल। जो कोरियोलिसिस बल था वो एक्चुअली में देखा जाए, कोरियोलिसिस भी कहीं कहीं इसका नाम अलग अलग आता है। तो ये आप समझते हो कि ये लगता है भूमध्य रेखा पर, और ये भूमध्य रेखा पर ये जीरो होता है, ये याद रखना, भूमध्य रेखा पर इसका मान जीरो होता है। इसके बाद ये इसके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पे ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो हवाएं हैं, हवाएं जो आपने वायु देखी हो, इस पे निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है। तो इसकी वजह से भी हवाएं जो वायु है इनका भी इस पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इस कुछ बल है इनकी इन्होंने पुष्टि की, और ये बलों के प्रभाव के कारण ही पेंजिया क्या हुआ, ये इतना बड़ा होकर ये टूट गया, ये टूट गया, ठीक। तो ये चीजें इन्होंने जानकारी दी, लेकिन अब हम ये बात करते हैं इस पे कि पेंजिया टूटा कब था। तो आपने जैसे कि नाम कभी सुना हो, कल्प है, युग, महाकल्प है। तो इसमें एक कल्प आता है कार्बोनिफेरस युग, या उसे कल्प भी बोलते हैं। तो जो कार्बोनिफेरस युग है, ठीक है, वो एक्चुअली में इन्होंने 36 करोड़ से मतलब 28 करोड़ के बीच बताया। जो पेंजिया है वो टूटा कब था, जो पेंजिया था वो एक्चुअली में कब टूटा, पृथ्वी से पेंजिया अलग अलग दो भागों में कब विभाजित हुआ, इसकी इन्होंने जानकारी दी थी 36 करोड़ पूर्व, यानी 36 से 28 करोड़ पूर्व इन्होंने जानकारी दी। ये इन्होंने युग बताया कार्बोनी फेरस युग। ये एक्चुअली में ऐसा युग था जब सबसे ज्यादा वनस्पतियों का दमन हुआ, सबसे ज्यादा वनस्पतियों का कोयला में मतलब परिवर्तन हुआ। तो ये कार्बोनिफेरस युग है। इस समय प्राकृतिक घटनाएं बहुत होती हैं, इसकी वजह से ये युग काफी फेमस है। तो कार्बोनिफेरस जो युग था, इस युग में क्या हुआ कि जो पेंजिया था उसके दो टुकड़े हुए। लेकिन वैसे ही जानकारी मिलती है कि ये जो कार्बोनिफेरस युग है ये है 25 करोड़ वर्ष पूर्व। ये क्या है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व है। लेकिन उन्होंने पुष्टि की सॉरी 36 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। तो उन्होंने जैसे बताया हमें उसी अनुसार से पढ़ना है। तो ये जो पेंजिया है इसके दो टुकड़े हुए, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके दो टुकड़े हुए। और जैसे दो टुकड़े हुए, राइट, तो इन्होंने एक टुकड़ा इधर है एक टुकड़ा ये है, तो दो टुकड़े जब इसके हुए तो ये टुकड़ों का इन्होंने नाम क्या दिया था, इन्होंने दिया ऊपर लॉरेशिया,
लॉरेशिया, या इसे हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, इसे अंगारा लैंड भी बोलते हैं। और जबकि नीचे का ये जो टुकड़ा था इसे दिया था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जैसे ये टुकड़े टूटे तो इनके बीच में क्या है, ये जल है, राइट, ये जल है। तो ये जल क्या हुआ, इसी के बीच में भर गया, इसमें भर गया आके, जिसका नाम इन्होंने दिया टैथिस सागर। क्या नाम दिया, टैथिस सागर। तैतीस सागर एक्चुअली में अब वर्तमान में नहीं है, वो एक्चुअली में तैतीस सागर जब था, जब ये दो खंड आपस में विभाजित हुए थे, तो उसी का नाम इन्होंने तैतीस सागर दे दिया था। और ये पेंजिया के टूटने के बाद बना था। जैसे पेंजिया टूटा तो उसके बीच में सतह खाली हुई, तो उस सतह में ही क्या भर गया, जल भर गया। और यही जल जो था वो एक्चुअली में सागर सा बन गया, और यही सागर का नाम उन्होंने तैतीस सागर दिया। ओके, तो ये जो तैतीस सागर था वो एक्चुअली में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र था उसके बीच में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद या वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद फिर एक युग और आता है जो जुरासिक है, जो जुरासिक युग है। तो जुरासिक युग में क्या हुआ कि यही जो लॉरेशिया है, ऊपर का खंड है, देखो ये वाला, ये जो खंड है ऊपर वाला, ठीक, ये क्या हुआ, ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में टूट गया। तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये पूरा यूरेशिया, ये क्या है, यूरेशिया है, इन दो भागों में ये टूट गया। तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। और ये जो क्षेत्र है ये है यूरेशिया, जिसे बोलते हैं यूरोप और एशिया, दोनों को मिलाकर यूरेशिया है। ये एक्चुअली में यहाँ पे पर्वत पाया जाता है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ये कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जो नदियां हैं, वोल्गा वगैरह नदी है, तो ये क्षेत्र विशेष से बहती है। तो ये क्षेत्र क्या है, यहाँ पे पूरा देखने को मिलता है। तो यूरोप और एशिया को ही अलग करते हैं यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर है। तो यहीं पर ये जो क्षेत्र है इसे पूरा क्या बोलते हैं, यूरोप और एशिया, क्योंकि यहाँ पे यूरोप है और ये एशिया है। तो यूरोप है और ये एशिया, ये है उत्तरी अमेरिका। तो ये किसके हिस्से हैं, ये हिस्से हैं किसके, ये हिस्से थे आपके लॉरेशिया के। जो ये मैंने आपको बताया था, ये ऊपर वाला हिस्सा ये लॉरेशिया था, इसी के ये क्या है, हिस्से हैं। और ये जो दो भागों में विभाजित हुआ, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में, तो इसके बीच में क्या है, ये जल भर गया, राइट, ये जल भर गया। तो इसका नाम क्या था, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसी प्रकार जो नीचे वाला जो टुकड़ा था, नीचे का जो टुकड़ा था, ये टुकड़ा भी क्या हुआ, अलग अलग पार्टों में टूटा, जिसे हम गोंडवाना लैंड बोलते थे, वही हिस्सा है। और उसके भी कई भाग हो गए, जिसमें से आप देखोगे यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है, ठीक, ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, यही टूटा है गोंडवाना लैंड, ये दक्षिण अमेरिका में टूट गया। और इधर आप आओ ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, यहाँ पे मेडागास्कर है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ओके। और यहाँ पे जो है ये है भारत, ठीक, ये भारत है। तो भारत भी इसी का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो ऑस्ट्रेलिया हुआ, भारत हुआ, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, और सॉरी, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े किसके हैं, ये हैं एक्चुअली में जुरासिक युग में जो टूटा था, वो टूटा था कौन कौन से, एक ऊपर लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड बोलते हैं, नीचे है गोंडवाना लैंड, उसी के ये टुकड़े हैं। तो ये अलग अलग पार्ट में टूट गए। तो अलग अलग पार्ट में इसके क्या बन गए, हिस्से। तो ये पूरा जो क्या है, ये पूरा एक पूरा सागर है, एस नुमा, राइट, ये एस नुमा एक सागर है। ये एस कैसे बन गया अभी हम बताएंगे आगे। तो ये है पूरा अटलांटिक महासागर। और जो ये वाला जो सागर है, ये वाला जो सागर है, ये एक्चुअली में देखा जाए तो
लगा लगा यहाँ पे जो सागर था वो क्या था, पहले 33 सागर था। ओके, क्या है, 33 सागर है। और ये हिस्सा जो है यहाँ पे आप देखोगे इधर वाला, ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। और इसके आसपास जो जल है, ये आसपास आप जल देखेंगे, ये आसपास जो जल भरा है महाद्वीप के, ये है प्रशांत महासागर। तो ये सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। इसके बाद अटलांटिक महासागर है, राइट। फिर है अपना हिंद महासागर, और आर्कटिक महासागर है, ऐसे सागर हैं। तो समझ सकते हो कि किस प्रकार से इनका विभाजन हुआ और इनका नाम अलग अलग इनका रखा गया। उनके बीच में जो जल भर गए वो अलग अलग सागर हो गए। और कुछ क्षेत्रों में और भी दरार जैसे बनती है, तो उनमें अलग अलग छोटे छोटे सागर हैं, जैसे लाल सागर, काला सागर, पीला सागर, सफेद सागर। ये भी सागर आपने देखे हो, कैप्सियन सागर है, काला सागर है, राइट। तो यूरेनियम सागर है, मेडिसियन सागर है, मेरिडियन सागर है, बहुत सारे सागर हैं। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे सागर हैं और ये निरंतर क्या है, बन रहे हैं। और कहीं बन रहे हैं, कहीं बिगड़ रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों बन रही है, इसके पे हम आगे अब थोड़ा क्लियर करते हैं। तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से ये टुकड़े हुए थे। अब समय के अनुसार जैसे और परिवर्तन होता जाता है, और परिवर्तन होता है, तो ये जो टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये क्या है, ऊपर की ओर खिसकने लगे, ऊपर की ओर खिसकने लगे। क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको कि जो जुरासिक सॉरी जो आ, बल है हमारा, ज्वारीय बल, ये पश्चिम से लगता है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, पश्चिम से लगता है इस प्रकार से। तो ये निरंतर क्या है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, निरंतर क्या है, ऊपर की ओर जा रहे हैं। और बल क्यों लगता है वो हमने आपको बता ही दिया है। और उत्तरी की ओर इसका प्रभाव देखने को मिलता ही है। जो गुरुत्वीय बल है वो उत्तर की ओर ज्यादा ही है, दक्षिण की ओर भी लगता है। तो ये उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर मैंने आपको जैसे बताया पर ईयर ऊपर की ओर खिसक रहे हैं। तो ये एक दो वर्षों में नहीं, करोड़ों सालों में इनमें परिवर्तन होता है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों की तो गिनती छोड़ो, लाखों करोड़ों में जाओ, करोड़ों वर्षों में धीरे 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 परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से फिर एक युग और आता है, इसका नाम है क्रिटेशियस युग। जो क्रिटेशियस युग है, इस युग की अगर हम बात करें तो क्रिटेशियस जो युग है, इस युग में क्या होता है कि जो भारत है वो ऊपर की क्या है, खिसकने लगा। तो ये जो क्षेत्र है जैसे ही ऊपर की ओर खिसकने लगा, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक फोल्डिंग कैसा पर्वत बनता है। वो एक्चुअली हम अभी आगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें बताएंगे किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर जो यहाँ पे 33 सागर था, राइट, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, इसका विलीन होने लगा। तो इधर जो एक सागर था वो रह गया, ठीक, इधर वाला सागर। तो यहाँ पे तो बन गया भूमध्य सागर, यहाँ क्या बन गया, भूमध्य सागर। लेकिन जहाँ 33 सागर था वहां पर क्या है, हिमालय पर्वत बनने लगा। तो हिमालय पर्वत एक्चुअली में क्रेटेशियस युग से ही प्रारंभ होता है। हिमालय पर्वत जो बनता है क्रेटेशियस युग से ही बनता है। ये 10-15 करोड़ पुरानी बात है। तो यहाँ पर 33 सागर था, जैसे ही ऊपर खिसकने लगा तो ये हिस्सा, क्योंकि सभी जितने भी महाद्वीप हैं या द्वीप हैं ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, निरंतर ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो इस वजह से इसमें आपस में क्या हो रहा है, अपरदन या अपक्षेत्र क्रिया हो रहा है। नीचे क्या है, इनमें चटकाव हो रहा है। मतलब एक जो पर्वत है या कोई पठार है, कोई या टुकड़ा है बड़ा सा, उसमें निरंतर दरार हो रही है। तो दरार हो रही है तो एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, तो उसमें चटकन सी आती है। तो उसको हम बोलते हैं एक प्रकार से अपघर्षण बोल सकते हैं, उसको हम अक्षय बोलते हैं, ठीक। तो इस वजह से इसमें क्या है, नीचे टूटन सी आती है। तो यहाँ पर जब इसका पूरा भर गया तो यहाँ पर एक फोल्डिंग पर्वत सा बन गया, उसे बोलते हैं हिमालय पर्वत। और ये 33 सागर था यहाँ विलीन हो गया। तो यही कारण है कि हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ वो हम आगे क्लियर करेंगे। हालांकि थोड़ा आप समझ सकते हो कि निरंतर क्रेटेशियस युग में ये जो भारत है यूरेशिया की ओर गमन करने लगा, उधर परिवर्तित, इसका मतलब उधर की ओर ये दिशा में जाने लगा, जिसकी वजह से ये 33 सागर है वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अब बात हम ये करते हैं कि इस समय भी देखा जाए
कि जैसे जी ऊपर गया, राइट, जैसे जी ऊपर गया तो यहाँ पे भूमध्य बन गया, और जो नीचे का जी जल भराव था इसमें क्या है, ये पूरा एक बन गया हिंद महासागर। उस टाइम भी देखा जाए तो जल भराव था, एक्चुअली में जल भराव तो था थोड़ा बहुत, राइट, उसका नाम नहीं था, लेकिन इस टाइम देखा जाए तो यहाँ पे पूर्ण रूप से देखा गया कि बहुत बड़ी जलराशि मिल गई देखने को, तो यही बोला गया हिंद महासागर। तो हिंद महासागर एक्चुअली में यही अरब सागर जो है वो हिंद महासागर है। अब बात ये करते हैं हम कि जो हिमालय है, तो हिमालय के भी एक एक समय में तो पूरा नहीं बना है, अलग अलग पार्टों में बना है। कुछ हिमालय जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी है, ये जो अलग अलग हिमालय हैं इनके बनने की समय एक ही नहीं रही है, ये अलग है, अलग है। जैसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेट हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना, फिर शिवालिक श्रेणी बना। तो उस टाइम जो हिमालय बना था वो ट्रांस हिमालय था, ठीक, इसका कुछ हिस्सा है ट्रांस हिमालय, तो वो सबसे पहले बना था। फिर इसके बाद ग्रेट हिमालय बनता है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी न्यू है, 10 करोड़ वर्ष पूर्व है, राइट, 10 शायद, हाँ इतनी है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो हिमालय है किस प्रकार से निरंतर में परिवर्तन होता गया और उनका निर्माण प्रक्रिया चलती रही। तो यही कारण है कि इसमें जो निरंतर किस प्रकार से गतिविधियां हुई, कौन कौन से बल लगे जिनकी वजह से इस पे प्रभाव पड़ा, और ये निश्चित तौर पर निरंतर में बदलाव हो गया। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इसमें निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात ये करते हैं कि इसके सिद्धांत के बारे में, जब आलोचनाएं हुई, सब कुछ हुई कि ये कैसे क्या है, आलोचना तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जब इन्होंने ये पुष्टि की, लोगों को बताया कि ऐसे बल लगे और ऐसे ऐसे टुकड़े हुए, और इन टुकड़ों के पीछे क्या, उनके बीच में जो जल है उनका नाम बताया इन्होंने, जैसे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है, राइट, वो ऊपर भूमध्य सागर है, ऊपर सबसे सफेद सागर है, पूरा आसपास प्रशांत महासागर है, और ये जो हिस्सा है, ये जो है, ये है यहाँ पे ऐसा ऐसा, ये है अपना अंटार्कटिक महाद्वीप, और ऊपर जो है आर्कटिक आर्कटिक सागर है। तो ये आर्कटिक महाद्वीप है, ऊपर वाला क्या है, ये आर्कटिक है, और नीचे अंटार्कटिक है। तो बात यही आती है कि जब उन्होंने ये जानकारी दी तो विद्वानों के बीच फिर मतभेद हुआ और आलोचना इनकी हुई कि किस प्रकार से टूट सकते हैं, कैसे हैं। तो इन्होंने इसके बारे में कुछ प्रमाण दिए, वो प्रमाण आप समझते हैं कि इन्होंने जो प्रमाण दिए वो क्या दिए। तो अगर प्रमाण की बात करें तो इन्होंने कई सारे प्रमाण दिए। पहला इन्होंने प्रमाण दिया जिग्सा फिट। जिग्सा फिट एक्चुअली में जो जिग्सा फिट है वो आप ये देख सकते हो कि जिग्सा फिट उसे बोलते हैं कि जिस क्षेत्र विशेष खंड से जब कोई टुकड़े अलग होते हैं तो पुनः अगर उनको एक सा मिलाया जाए, यानी कि कोई शीशा है, अगर हम शीशा तोड़ देते हैं, राइट, इसको हमने तोड़ दिया दो हिस्सों में, और अगर ये क्षेत्र है, एक ये वाला इसका भाग है, अगर दोनों आपस में मिलाएं तो अगर ये मिल जाते हैं तो 100% कह सकते हैं कि ये इसी का हिस्सा थे। तो जिग्सा फिट का मतलब यही है कि जो इन्होंने द्वीप महाद्वीप बताए थे, जिसमें आपने नाम सुना हो, इधर आपका जो ये है एक हिस्सा, ठीक, उत्तरी अमेरिका, और नीचे है अपना ये क्या है अपना दक्षिणी है, ठीक। तो ये है दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका और इधर आप देखेंगे इस प्रकार का मतलब हिस्सा है, पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है, और ये क्या है अपना एक एशिया है, और ये देखा गया, ये एशिया यहाँ से हटाते हैं, ये क्या है अपना एक एशिया है पूरा, ठीक, नीचे तक है इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देखोगे ऐसे, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये क्या है अपना एक पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहाँ पे भारत है।
तो इन्होंने क्या पुष्टि की, प्रमाण दिए कि जो जिग्सा फिट है, वो जिग्सा फिट का मतलब है कि ये जो हिस्से हैं, यहाँ के लगे लगे हिस्से हैं और यहाँ के लगे लगे हिस्से हैं, ये दोनों अगर मिलाए जाएं तो आपस में मिल जाते, क्योंकि ये जोड़ है इसमें फिट हो जाता है। तो यही कारण है कि इन्होंने जो पुष्टि की, उन्होंने कहा कि जो उत्तरी जो दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका महाद्वीप का जो गिनी वाला क्षेत्र है, गिनी घाना वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, और ये ब्राजील का जो क्षेत्र है यहाँ पे, तो ब्राजील का जो क्षेत्र देखा जाए यहाँ पर आपस में ही मिलते हैं, क्योंकि ये जो किनारा हिस्सा आप देख रहे हो इस प्रकार का और ये निकला हिस्सा है, ये एक्चुअली में आपस में मिलते हैं। तो इन्होंने यही पुष्टि की कि ये जिग्सा फिट का अर्थ यहाँ यही हुआ कि ये दोनों आपस में एक टुकड़े थे और वर्तमान में ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो न्यूफाउंडलैंड कनाडा वाला जो क्षेत्र है, ऊपर नीचे अमेरिका, ये नीचे पूरा यूएसए है, ये कनाडा क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप देखोगे न्यूफाउंडलैंड के ऊपर जो कोना क्षेत्र है, यहाँ पे पूरा यहाँ कनाडाई शील्ड है, यहाँ अप्लेशियन पर्वत है। तो ये कनाडाई जो शील्ड है, यहाँ से सामने वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे लगता है नॉर्वे का जो ऊपर का क्षेत्र है, नॉर्वे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार से घुमा हुआ है। ठीक, ये हिस्सा क्या है, इन्होंने बताया कि ये आपस में मिलते हैं। तो इसका अर्थ इन्होंने ये दिया कि ये जो आपस में दिखते हैं, और इधर भी देख लो कि ये जो हिस्सा है, हमने पुष्टि अगर इसको फिट करें तो ये यहाँ पे बंगाल की जो खाड़ी है, यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, इससे ये मिलता है, राइट। तो उन्होंने यही बात कही कि जो जिग्सा फिट है का अर्थ यही हुआ कि जो महाद्वीप अलग अलग दिखते हैं, वो एक्चुअली में इसी को अगर उसी खंड से मिला दिया जाए, यानी पेंजिया से मिला दिया जाए, तो ये 100% उससे मिल जाते हैं। तो इन्होंने पहला प्रमाण ये दिया कि जो वर्तमान में अलग अलग जो महाद्वीप दिख रहे हैं, वो नेचुरली रूप से वो इसमें एक दूसरे से ज्वाइंट अगर करते हैं तो वो हो जाते हैं। तो ये इन्होंने पुष्टि की। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर 1964 में इन्हीं की जानकारी करने के लिए, ये तो एक पुष्टि थी लेकिन ये 100% स्वीकार कर नहीं पाए, उन्होंने दी तो थी 100% स्वीकार नहीं कर पाए। तो फिर 1964 में एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है कंप्यूटर प्रोगनर। जो कंप्यूटर प्रोगनर है, उन्होंने जानकारी दी, बुलाई जी हैं, उन्होंने जानकारी दी कंप्यूटर प्रोगनर से कि जो नीचे मतलब ये जो दिख रहे हैं आपस में दिख रहे हैं, अगर ये नीचे इनकी गहराई देखी जाए, नीचे से अगर इनकी गहराई देखी जाए तो नीचे से ये एक्चुअली में हिस्सा मिलते हैं। यानी कि मतलब जो फायदा है, इन्होंने बोला कि 6000 फीट अगर आप नीचे जाते हैं, 6000 फीट अगर आप नीचे जाते हैं, मतलब महाद्वीप है उसके नीचे जैसे ही आप जाते हैं तो 6000 नीचे क्या होता है कि ये जो नीचे की सतह है, इनकी जो नीचे की सतह है, वो एक्चुअली में आपस में अगर मिलाई जाए तो 100% मिलती है। तो ये 1964 में ये जानकारी इन्होंने दी थी। और वैसे आप जानते हो कि जो एक फैदम होता है वो लगभग में 6 फीट का होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट। तो एक फैदम का आप बराबर 6 फीट देख सकते हो। तो इन्होंने इसी प्रकार से इसकी जानकारी दी थी। 6000 फीट आप गहराई में जैसे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो क्षेत्र है, ये जो ऊपर के क्षेत्र है, इसकी गहराई देखोगे जाके, नीचे सील्ड देखोगे, नीचे सील्ड होती है, देखेंगे जा करके, तो वो आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं इनकी। तो इन्होंने ये बात की पुष्टि की, इस वजह से इनकी जो प्रमाणिक पुष्टि हुई है, हाँ वैगनर जी की, वो सही साबित हुई। एक प्रमाण उन्होंने दिए दिया। दूसरा प्रमाण अगर देखते हैं तो दूसरा प्रमाण आप ले लो, यहाँ पे दूसरा प्रमाण आप ले सकते हो कि ये जो क्या है, ये पर्वत है, ये पर्वत का नाम मैंने बताया अपलेशियन पर्वत। ये सबसे पुराना पर्वत है, लगभग 25 करोड़ वर्ष पुराना ही पर्वत है। और ये कनाडाई जो शील्ड है, ठीक, इसी से बना हुआ नीचे साइड क्षेत्र का है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो जादौन पर्वत जो पाया जाता है, जो जादौन पर्वत पाया जाता है, तो जादौन पर्वत एक्चुअली में देखा जाए तो स्वीडन का जो क्षेत्र है, नॉर्वे क्षेत्र है, फिनलैंड का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो खनिज संपदा है, यहाँ पर जो उपस्थित जो खनिज संपदा है, यहाँ की जो खनिज संपदा है, वो एक समान है।
यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अपलेशियन पर्वत की और जादौन पर्वत की दोनों की खनिज संपदाएं हैं वो एक समान है, यानी कि क्वालिटी उनकी एक समान मिलती है, जो वहां पाए जाते हैं वहां पाए जाते हैं। तो एक पुष्टि उन्होंने ये की, राइट। तो इस वजह से उन्होंने ये जानकारी दी कि किस प्रकार से जो खनिज हैं वो मिलते हैं देखने को जादौन में और अपलेशियन पर्वत में, ये इन्होंने पुष्टि दी। दूसरी इन्होंने तीसरी पुष्टि और दी कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की दोनों ओर अगर ये देखोगे इधर साइड में दोनों ओर ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ये एसनुमा का, राइट। तो यहाँ अटलांटिक महासागर की ये उन्होंने समतुल्यता बताई दोनों किनारी पट्टी पे, यानी कि यहाँ पर जो लगा लगा सतह है और यहाँ की जो सतह है, दोनों की जो सतह है, तो इन सतह पे उन्होंने बताया कि दोनों समतुल्यता देखने को मिलती है समुद्र की, ये अटलांटिक की। तो इन्होंने तीसरी पुष्टि अटलांटिक की समतुल्यता की बात बोली। ओके, एक तो प्रमाण उन्होंने ये दिया। दूसरा प्रमाण हमने आपको बता ही दिया, पर्वतों को लेकर दिया, अपलेशियन पर्वत और ये वाले पर्वत। इसी प्रकार से यहाँ की जो पुष्टि देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है और यहाँ के जो क्षेत्र है वो एक समान देखने को मिलते हैं। यहाँ की पर्वत की जो खनिज संपदाएं हैं, यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, तंजानिया ऊपर का जो क्षेत्र है, और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे देखा जाए तो पराग्वे वाला क्षेत्र है, राइट। नीचे अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है, चिली के किनारा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो क्षेत्र देखा जाए तो ये भी इससे इनकी जो मतलब खनिज संपदाएं हैं इन पर्वतों में जो पाई जाती हैं, यहाँ पे जो लगे लगे पर्वत हैं या जो क्षेत्र विशेष मैदान भी हैं वहाँ पे जो पाई जाती हैं संपदा वो एक समान पाई जाती हैं। तो इन्होंने एक पुष्टि ये की, राइट। तो ये समझ सकते हो। अब बात हम ये करते हैं कि अगली जो पुष्टि इन्होंने की चौथी, वो की है प्लेजर निक्षेप। प्लेजर निक्षेप की अगर हम बात समझे थोड़ा, प्लेजर निक्षेप एक्चुअली में क्या होता है। प्लेजर निक्षेप, एक मिनट रुको, लाइट ऑन कर लेते हैं। इन्होंने जो प्लेजर निक्षेप की बात कही वो एक्चुअली में क्या बोली कि प्लेजर को पहले आप प्लेजर निक्षेप समझ लो, पहले होता क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि कोई चीज अगर चट्टाने हैं, ठीक, चट्टाने हैं, जब वो निरंतर टूटती हैं, क्या होती है, निरंतर टूटती हैं। वो टूटती क्यों है, उस पे कई सारे आंतरिक बल भी लगते हैं और कई सारे बाहरी बल लगते हैं। आंतरिक बल तो आप जानते ही हो कि आंतरिक जो बल होते हैं वो संवहन बल आपने देखा हो लगता है, राइट। घूर्णन के कारण भी बल लगते हैं, वो आंतरिक बल लगते हैं। और जो बाहरी बल है उसमें आपने वायु देखा हो, अपर्दन है, अक्ष है, ये बल लगते हैं। तो ऊपर की जो चट्टानें होती हैं, तो ऊपर की चट्टानों पे क्या लगता है, बल लगते हैं, तो वो क्या है, टूट जाती हैं और अपर्दित हो जाती हैं। तो जैसे कि कोई चीज टूट के अपर्दित होके और एक दिशा से दूसरी जगह पर ये विस्थापित हो जाती है, तो ये बोलते हैं प्लेजर निक्षेप। और प्लेजर निक्षेप में जो मात्रा यहाँ देखने को मिलेगी वही चीज एक समान देखने को मिलती है। रीजन इसका है परिवर्तित थोड़ा हो जाता है, थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाता है, वो मिलता है वहाँ की मतलब दशा, वहाँ की जलवायु या वहाँ पे उपस्थित जो पानी है, राइट। उसमें निरंतर जब जब एक दूसरे में जब ऊपर सतह में जब निरंतर उनका मलबा जब एक दूसरे पे चढ़ता है तो वो उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। गैस में परिवर्तन हो सकता है या उसमें खनिज पदार्थ में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इसकी जो निक्षेप की प्लेजर की प्रक्रिया है वो एक्चुअली यही है कि इस क्षेत्र विशेष तय अगर कोई क्षेत्र टूटा है और अपरदन होकर के गया है परहन के माध्यम से और वो यहाँ गया है, तो यहाँ पर उपस्थित जो भी मटेरियल है वो एक समान एक्चुअली में देखने को मिल जाते हैं, ये प्लेजर निक्षेप कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी है। तो प्लेजर निक्षेप आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखना, राइट। तो प्लेजर निक्षेप में आप देखते हो सबसे ज्यादा पदार्थ देखने को मिल जाता है, जैसे चूना पत्थर हुआ, आप ये देखो सबसे ज्यादा प्लेजर निक्षेप में मिल जाता है। तो यही कारण है कि प्लेजर निक्षेप में यहाँ पर कुछ प्लेजर निक्षेप हैं, यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आ गए। कुछ प्लेजर निक्षेप यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे प्लेजर निक्षेप है, यहाँ आ गए।
तो ऐसा माना जाता है कि ये टूटे थे तो इसका जो कुछ हिस्सा था वो यहाँ पे आ गया। तो प्लेजर निक्षेप एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हुए हैं या गमन किए हैं। यहाँ पर भी प्लेजर निक्षेप आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से इस दिशा में प्लेजर निक्षेप देखने को मिल जाते हैं। तो प्लेजर निक्षेप का अर्थ यही हुआ कि जो चट्टाने हैं उस चट्टानों में पाए वाले जो खनिज हैं जब वो चट्टानों के माध्यम से टूटते हैं, बिखरते हैं और अपरदन के माध्यम से एक दिशा से दूसरी दिशा को विस्थापित होते हैं तो वो क्या बोली जाती है? निक्षेप। राइट, वो क्या बोली जाती है? निक्षेप। तो निक्षेप का अर्थ आप समझ सकते हो नॉर्मली। ओके, तो यही है कुछ निक्षेप आप समझते हो। अब बात हम ये करते हैं कि किस प्रकार से इसके आगे अगर जानकारी दी जाए तो समझ लेते हैं कि इन्होंने और भी पुष्टि की है। जैसे आप ले सकते हो कि मान लो चट्टाने आपने नाम सुनी हो, चट्टानों थोड़ा और बता देते हैं गहराई से। जैसे चट्टाने आपने नाम सुनी हो कि आर्य की युग की चट्टाने सुनी हो, धारवाड़ की, बिंद क्रम की, कुड़प्पा क्रम की, ये आपने चट्टान नाम सुनी हो। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो धारवाड़ की चट्टाने हैं उसमें क्या पाया जाता है? सोना। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। तो आप वो देखेंगे कि यहाँ पे धारवाड़ की चट्टान, यहाँ पे धारवाड़ की चट्टान, यहाँ पे धारवाड़ की चट्टान और यहाँ भी सोना मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ भी दक्षिण अफ्रीका में सोना की खदानें सबसे ज्यादा है विश्व में। यहाँ भी सोने की खदानें मिल जाती हैं। तो ये क्या है? जब सोने यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे, ये क्या है? सोने। ये एक्चुअली में निक्षेप है। राइट, ये निक्षेप है। कोई पदार्थ है जब वो टूट के प्रभावित हुआ है और वो एक दूसरे क्षेत्र में गया है तो यहाँ पे ये जमा हुए, यहाँ भी जमा हुए, यहाँ भी जमा हुए। तो ये क्या है? निक्षेप है। और सोना क्या है? एक निक्षेप है, चट्टान से टूट के अलग अलग गया। और वैसे तो परिवर्तन इसमें निरंतर होता ही रहता है। जैसे कि जो हड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं उसमें क्या मिल जाता है? जैसे धारवाड़ का जो चट्टान है उसमें सोना मिलता है। बिंद क्रम की चट्टान है उसमें हीरा मिलता है। हड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं उसमें कोयला मिलता है। आर्कियन युग की चट्टाने हैं आपने देखे हो, सबसे पहले की चट्टाने हैं उसमें कोयला मिल जाता है। तो कोई चीज है सबसे पहले अगर उसका विनाश हो रहा है तो निरंतर उसमें तापमान और दाब जब जैसे पड़ता है तो वह अपनी अपनी स्थिति में परिवर्तन उसमें होता रहता है। तो इस वजह से निरंतर बदलाव देखने को मिलता है। कोई चीज कोयला है तो हो सकता है एक समय पे सोना बन जाए, सोना बन के फिर हीरा बन जाए, ग्रेफाइट बन जाए जाके। तो ये जो चीजें हैं ये उसके समय के अनुसार परिवर्तन हो और वो एक दिशा से दूसरी दिशा में क्षेत्र विशेष पे चट्टानों में भिन्नता मिल जाती है क्योंकि वही चट्टान है, समय के अनुसार परिवर्तन हुआ, टूट फूट के फिर दूसरी चट्टान परिवर्तन हो गई, फिर उसमें परिवर्तन हुआ, फिर तीसरे में हुई। ये एक दो साल में नहीं होता है, ये होता है लाखों करोड़ों वर्षों में। राइट, तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हो। पांचवी इन्होंने और पुष्टि क्या की? पांचवी अगर पुष्टि अगर देखी जाए तो टेलाइट्स की इन्होंने पुष्टि की थी। टेलाइट्स आप ये देख सकते हो, टेलाइट्स। तो टेलाइट्स की अगर बात की जाए तो टेलाइट्स के अंतर्गत आप समझते हो कि जो हिमानियां हैं, जो हिमानी होती हैं, हिमानियों द्वारा अपरदित मिट्टी होती है। ठीक, हिमानी द्वारा अपरदित मिट्टी होती है। जैसे कि कोई ये पर्वत है, राइट, तो यहाँ पे हिमानियां तो आप जानते हो कि एक प्रकार से ग्लेशियर ही होते हैं। राइट, एक प्रकार से ग्लेशियर ही होते हैं हिमानी। जो बर्फ से जमी हुई चट्टानें होती हैं वो हिमानी होती हैं। जब ये अपरदित होती हैं, राइट, अपरदित होती हैं तो ये जिस हिस्से से जुड़ी, क्योंकि पूरी हिमानी एक्चुअली में पूरी नीचे ऐसा नहीं है, पूरी हिमानी नीचे क्या है उसके मिट्टी पाई जाएगी। तो जब ये अपरदित होती है तो ये कुछ अपना हिस्सा ये मिट्टी से धस के आती है तो ये पूरा यहाँ कैसे है? जम जाता है यहाँ पे। राइट, जैसे ही जम जाता है तो यहाँ पर क्या उपस्थित हो जाता है? पूरा की पूरा एक गाद ऐसी जमा हो जाती है और यही गाद है उस उसे क्या बोलते हैं? टेलाइन। ओके, तो यही चीज है कि जो टेलाइन होती है वो एक्चुअली में हिमानी द्वारा अपरदित एक मिट्टी होती है, ढेर होती है मिट्टी की जो गादनुमा होती है, जिसमें सिलिकेट की मात्रा भी देखने को मिल जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी मिलती है। वैसे ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ ठीक ठाक मिल जाती है और भी आप देखेंगे नाइट्रोजन भी मिल जाती है।
कार्बन भी मिल जाता है। तो ये कुछ टेलाइट होते हैं। इसी में एक गादनुमा क्षेत्र होता है जो मिट्टी होती है जो हिमानी द्वारा अपर्दित हुई वो गादनुमा जम जाती है यहाँ पे इस प्रकार से, इसे वो टेलाइट बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं हिमानी द्वारा? आप इधर देख लो जाके नार्वे क्षेत्र में मिल जाएंगे, इधर देख लो आप ऊपर कनाडाई क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। ओके, इधर आओ अर्जेंटीना के नीचे वाले क्षेत्रों में मिल जाएंगे, इधर वाले क्षेत्रों में मिल जाएंगे। और आप ये देख सकते हो टेलाइट्स कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो भारत में भी ये देखने को मिल जाते हैं। भारत अपना ये है, यहाँ भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं इन्होंने प्रमाण दिए और इस प्रमाण के अकॉर्डिंग आप तो समझ सकते हो कि टेलाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। मेडागास्कर में भी मिल जाते हैं, अफ्रीका में भी मिल जाते हैं। तो ये इन्होंने प्रमाण दिए। और भी प्रमाण दिए, एक प्रमाण उन्होंने दिया, एक प्रमाण दिया इन्होंने लैमिंग का। लैमिंग में एक प्रकार के जीव होते हैं, जीवों का प्रमाण इन्होंने दिया। जीव है ये जिसे बोलते हैं चूहा। जो वर्तमान में चूहा है ये एक्चुअली चूहा ही नहीं है, ये चूहा जैसे होते हैं लैमिंग, ये लैमिंग है। इनके भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। इनका प्रमाण जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के जैसे पूरा हिस्सा क्या है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ओके, तो ये हमारा एक क्या है, नॉर्वे वाला जो क्षेत्र है पूरा यूरोप का यहाँ लगा लगा। तो यहाँ पे क्या पाए जाते थे पहले, ये एक्चुअली में ये जो है लैमिंग जीव है, राइट, ये लैमिंग जीव है। और ये लैमिंग जीव जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये आत्महत्या स्वयं करते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, समुद्र जो है, इस समुद्र की ओर सब पानी में कूद कूद के मरते हैं, कूद कूद के मरते हैं, भोजन की तलाश में ये कूद कूद के मरते हैं। तो इस वजह से ये लैमिंग एक्चुअली में ये प्रमाण ये करते हैं कि ये जो हिस्सा इधर से इधर गया है ये एक्चुअली इससे जुड़ा था, जिसकी वजह से ये जो लैमिंग है, ये लैमिंग में इनका अनुभव होता है। क्योंकि जो जानवर छोटे होते हैं उनमें अनुभव रहता है कि कोई चीज जिस क्षेत्र विशेष पे स्थित है, अगर वो एक दूसरे दिशा को विस्थापित होती है थोड़ा थोड़ा भी करके, तो इनको फीलिंग होती है उस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी उन्होंने जो दी है तो उस हिसाब से बोलते हैं कि ये जो लैमिंग है ये एक्चुअली में ये समुद्र की ओर गिरते हैं, मरते हैं, इसी अटलांटिक में गिरते रहते हैं, नार्बियन वाले सागर में। तो ये क्यों मरते हैं इसकी जानकारी नहीं पता है। बस जानकारी ये मिलती है कि एक्चुअली में यहाँ की जो लैमिंग है और यहाँ की लैमिंग है वो समान है। और जब ये गिरते हैं तो ये एक दूसरे इधर आते हैं, इस क्षेत्र विशेष पे आते हैं जिस क्षेत्र में ये पहले थे, इसमें इस क्षेत्र पे आते हैं, इसलिए ये मर जाते हैं डूब डूब के। तो ऐसा माना जाता है कि लैमिंग थे एक ही कोई, जब ये क्षेत्र था तब ये लैमिंग यहाँ पे स्थित थे। जैसे हिस्सा अलग होता गया तो लैमिंग में जैसे विभाजित होते गए तो वो लैमिंग फिर उसी क्षेत्र में आने के लिए उस समुद्र में उसी में आने का प्रयास करते हैं, तो समुद्र में डूब डूब के मर जाते हैं। तो ये इन्होंने प्रमाण दिया जीव जंतुओं की लैमिंग को लेकर। इस प्रकार का चूहा ही होता है, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब बात ये करते हैं कि जीवाश्म को लेकर के उन्होंने भी जानकारी दी। जैसे जीवाश्म की अगर बात की जाए तो जीवाश्म में आप देख सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका है और अर्जेंटीना वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे जीवाश्म देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है ये वाला हिस्सा, ठीक, ये तो भूमध्य सागर ही है, ये अपना अटलांटिक है, ये अटलांटिक है पूरा ऐसा इसनुमा, और ये भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखोगे तो जीवाश्म जो है वो एक प्रकार का जली जीव है, जीवाश्म है वो जली जीव है। वो कहाँ पाया गया, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसको नाम उन्होंने दिया, दक्षिण अफ्रीका में जीव मिला था, जीवाश्म था जीव का मरा हुआ, तो वो उसका नाम उन्होंने दिया था, एक मिनट, जीवाश्म लिख लेते हैं। जीवाश्म में उन्होंने दिया था मेसोसारस। जो मेसोसारस है तो ये जीव है, ये एक्चुअली में जलीय जीव है। और ये जो जलीय जीव है जी, ये जलीय जीव है और इसके हम आपको बता दें ये उथले सागर में रहता है, ये उथले सागर में रहता है। ओके, तो एक्चुअली में ये किस प्रकार से मर गया है तो इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये जीव जो है
ये दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये हिस्सा अर्जेंटीना का है ये अंदर। तो यहाँ और यहाँ का जो मेसोसारस है वो देखने को मिलते हैं। इनकी जीवाश्म यहाँ पाए गए हैं। तो एक पुष्टि इन्होंने ये दी जीवाश्म को लेकर के मेसोसारस के रूप में। और भी अगर पुष्टि की जाए तो और भी जैसे लेमूर भी जीव है। लेमूर जीव देखा हुआ आपने, पाया जाता है जैसे कि अफ्रीका में वो महाद्वीप में मिल जाएगा, इधर वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा लेमूर। और अर्जेंटीना में भी लेमूर मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में लेमूर यहाँ मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में लेमूर है। और भारत में भी लेमूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भारत है, ये पूरा अपना यूरेशिया है, मतलब एशिया है, यहाँ भारत है। ठीक, तो यहाँ भारत वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएगा लेमूर। तो ये कुछ प्रमाण उन्होंने स्पष्ट करके दिए। पक्षी की बात की जाए तो पक्षी की इन्होंने एक्चुअली प्रमाण नहीं दिए हैं। तो पक्षी का आप कह सकते हो कि पक्षी पाया जाता है। जैसे ये हमारा एक आर्कटिक वो है, एक यहाँ पे जो है अंटार्कटिक है, यहाँ पर एक आर्कटिक जो महाद्वीप है और यहाँ पे अंटार्कटिक है, राइट। तो जब एक पक्षी है उसका पक्षी का नाम है आर्कटर्न। आर्क जो टर्न है, ये शीत निष्क्रियता दर्शाता है आर्कटर्न, और ये सबसे बड़ा पक्षी है। और ये लगभग में 13,000 किलोमीटर कम से कम रास्ता, सॉरी 13,000 नहीं, 17,742 किलोमीटर रास्ता तय करता है। समझो यहाँ पे वो अंटार्कटिक से आर्कटिक की जब दिशा में जाता है तो इतनी पूरी रास्ता तय करता है। एक ये जीव है, इनका कोई इन्होंने प्रमाण नहीं दिया है, जो यहाँ पे तरफ से बता दिए हैं आपको। इन्होंने कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है आर्कटिक टर्न का जो जीव है इसके बारे में। ये तो कुछ इसके प्रमाण इन्होंने दिए हैं और कुछ बल बताए हैं, टूटने के कारण जो फोर्स हैं वो बताए हैं, और पर जो भी प्रमाण दिए हैं उस हिसाब से। तो अगर आलोचना करनी हो तो आलोचना आप कर सकते हो। आलोचना में आप क्या दे सकते हो? आलोचना तो करने के लिए क्या, किसी की भी आलोचना कर दो। आलोचना आप पहली कर सकते हो कि जो ज्वारीय बल होते हैं वो इतने प्रभावशील तो है नहीं। ठीक, ज्वारीय बल इतने प्रभावशील नहीं होते हैं, इसकी वजह से कैसे टूट सकता है? जो विद्वान होते हैं वो कैसे भी आलोचना कर सकते हैं ना। तो वो ज्वारीय बल को, मतलब जो इतने सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उसका इतना प्रभाव कैसे पड़ सकता है कि टूट जाएगा। तो और बल इन्होंने दिया कि जो उत्प्लावक बल है वो तो नीचे से लगता है, राइट। वो तो नीचे से लगता है तो वो तो तैरता है, उससे तो नहीं टूटना चाहिए। तो उत्प्लावक बल से भी नहीं टूटेगा। तो उत्प्लावक बल जो है तो उससे कैसे टूट सकता है, क्योंकि ये बल जो है ये डब्ल्यू बराबर एम जी बाहर पे लगता है, राइट। ये बाहर पे लगता है तो ये नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगता है तो इससे ये चीज टूट नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है। तो इन्होंने ये भी बात कही है, तो ये भी एक आलोचना में आप बोल सकते हो। और भी आलोचना आप जैसे देना चाहो कि ये जो देखा जाए तो जिक्सा फिट है। मान लो ये जो है जिक्सा फिट है, तो जिक्सा फिट में कुछ क्षेत्र यहाँ नहीं लगता है, जैसे ये चीज है, यहाँ पे कुछ हिस्सा है यहाँ पे नहीं मिलता है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो आप ये देख सकते हो कि जिक्सा फिट है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि इसका हिस्सा हो, नहीं हो सकता है इसका हिस्सा। आप ये आलोचना बोल सकते हो कि ये हिस्सा इसका नहीं है क्योंकि ये इसमें नहीं मिल रहा है। कुछ मिलता है तो कुछ मिलने से थोड़ी नहीं होता, पूर्ण मिलना चाहिए। आप ये आलोचना दे सकते हो। और भी आलोचना जैसे कि यहाँ पे जो भारत है, जैसे ये भारत है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है ये वाला, तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप है, तो ये इससे लगता है। तो आप कह सकते हो ये पूर्ण रूप से फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये कुछ हिस्सा इसका मिलता है, ये वाला हिस्सा इसका मिलता ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये वाला हिस्सा इससे लगता है, हमारा बंगाल की खाड़ी से ही निकला है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, आप ये जानकारी दे सकते हो, ओके, आलोचना के रूप में। और भी आप बता सकते हो कि जीव जंतु हैं, तो वो बता सकते हो कि जीव जंतु तो जो होते हैं, कई सारे जीव जंतु होते हैं। जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो जीव जंतु वहीं से ही पैदा हुआ हो, तो एक क्षेत्र विशेष में बहुत सारे जीव देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि एक जो जीव है वो इसी क्षेत्र में भी रह सकता है, वो यहाँ भी रह सकता है। हो सकता है एक जीव ऐसा भी होता है कि वो दो दो निष्क्रियताएं दर्शाता हो, शीत ऋतु और शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाता हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक,
तो कैसे कह सकते हो कि जीव की वजह से ये जीव यहाँ जो प्रमाण दिए हैं ये 100% श्योर हो? ठीक, आप ये बता सकते हो। और भी अगर और भी आलोचना करनी हो तो कर सकते हो, बहुत सारी आलोचनाएं हैं, लेकिन बात यही है कि कोई चीज अगर है उस पे जिस प्रकार से मत दिए हैं उन्होंने, अपने प्रमाण दिए हैं, जानकारी दी है, उस अकॉर्डिंग हमने आपको वैगनर का विस्थापन सिद्धांत आपको क्लियर कर दिया। मुझे लगता है इसमें कोई झूठा नहीं है, पूर्ण रूप से जानकारी आपको दी है। आगे के लेक्चर में फिर हम आपको नई ढंग से समझाएंगे आपको, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और सफिशिएंट आप हैं, इस वजह से सेटिस्फाई रहेंगे, राइट। अगर कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं।